Hello everyone, welcome to Navigate Coaching. I am Dr. Muskan Mishra, your biology faculty for class 11th and class 12th students. अपन ने प्रीवियस वीडियो में क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट किया था, जहां अपन लोग रिप्रोडक्शन तक के कंप्लीट कर चुके थे। क्यों रिप्रोडक्शन को कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज अपन लोग मेटाबॉलिज्म से मेटाबॉलिज्म कॉन्शियसनेस, ये दो टॉपिक है। इनमें अपन जानेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या फिर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। उसके बाद विथ इन 2 डेज मतलब संडे तक के अपना ये पूरा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर लॉक हो जाएगा। और आई एम 100% श्योर कि आपको ये चैप्टर विथ अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझ आएगा, विथ अ लॉजिक समझ आएगा कि अच्छा ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। जैसे स्कूल्स में अपन को मोटे मोटे नोट्स बना दिए जाते हैं कि भाई ये लिविंग वर्ल्ड के नोट्स है, कुछ समझ आ रही है बातें, कुछ नहीं आ रही है। बट आप हमारे साथ नेविगेट कोचिंग के साथ ऑफलाइन बैचेस में इनरोल होते हैं तो आपको हर एक पॉइंट का मीनिंग समझाया जाएगा। आपको बस नोट्स नहीं बनवा दिए जाएंगे, आपको पूरी बायोलॉजी का बेसिक से आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा चैप्टर। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म होता क्या है, मैंने आपको कल की वीडियो में भी थोड़ा सा डिटेल में बताई थी कि 2 रिएक्शन होती है बॉडी में, वन इज एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड वन इज कैटाबॉलिज्म। तो जब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों रिएक्शन को अपन मिला देते हैं तो वो होता है अपना मेटाबॉलिज्म। ओके, ठीक है। क्या होता है वो अपना मेटाबॉलिज्म होता है। ओके, तो ये है अपनी बॉडी। मान लो अपन ने खाना खाए, उससे अपन को केमिकल एनर्जी मिली, या तो अपन को खाने से फैट मिलेगा, या तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, या फिर कुछ और मिलेगा जैसे कि प्रोटीन मिल गया। ये खाना अपन अपनी बॉडी में लेंगे और अपनी बॉडी के फैट, कार्बोहाइड्रेट या फिर अदर न्यूट्रिशन को एटीपी में कन्वर्ट करेगी। तो ये क्या होगा, एक रिएक्शन चल रही है। इस रिएक्शन को कहते हैं अपन लोग कैटाबॉलिज्म रिएक्शन। अब ये जो एटीपी बनी ये अपने बॉडी फंक्शन में हेल्प होगी। लाइक मैं मूवमेंट कर रही हूँ, मैं स्पीक कर रही हूँ, अपनी बॉडी में डीएनए का फॉर्मेशन होता है, एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, जहां पे एटीपी की जरूरत होती है और ये एटीपी उन सब प्रोसेस में क्या बोलते हैं यूजफुल रहेगी। तो ये एक बेसिकली अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है। अब अपन लोग मेटाबॉलिज्म को एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फर्स्ट बात ये कह रही है एनसीईआरटी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। मतलब पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकल से बने हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अपन एक बैक्टीरिया से देख के एक बहुत बड़ा एलिफेंट भी देख ले तो पूरे ऑर्गेनिजम्स किससे मिलके बने हैं, केमिकल्स। अभी केमिकल्स क्या है, केमिकल्स तो हमने लैब में अलग ही पढ़ा है। तो बायोलॉजी में केमिकल्स का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल अपनी बॉडी सेल से मिलके बनी है, सेल के अंदर एक डीएनए है, डीएनए के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, उन स्ट्रक्चर क्या है वो केमिकल्स है। ये अपन डिटेल में बात करेंगे, क्लास 12 का टॉपिक है डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर। बट मैं आपको बस एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि केमिकल्स क्या है बायोलॉजी में। अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, अपनी बॉडी में प्रोटीन प्रेजेंट है, ये सब क्या है केमिकल से, और इसी टाइप के वेरियस केमिकल से मिलकर अपनी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है केमिकल्स कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर मॉलिक्यूल। मतलब जो केमिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार या तो वो बनेंगे या तो वो चेंज होंगे। केमिकल्स या तो बनेंगे, मेड होंगे, या तो वो चेंज होंगे अदर बायोमोलिक्यूल्स में। अब ये बायोमोलिक्यूल्स क्या है, केमिकल्स बायोमोलिक्यूल्स में कैसे चेंज हो रहे हैं। तो अगर अपन लोग बायोमोलिक्यूल्स को वर्ड को ब्रेक करें तो बायोलॉजी मतलब होता है लाइफ या फिर लिविंग, तो वहां से ये वर्ड आया बायो। और मॉलिक्यूल्स मतलब वही केमिकल्स, कार्बोहाइड्रेट एक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल्स मतलब अपन केमिकल भी कह सकते हैं। तो क्या है, केमिकल्स कॉन्स्टेंटली बनते हैं या फिर चेंज होते हैं दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में। बायोमोलिक्यूल्स मतलब वैसे मॉलिक्यूल्स जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो, उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। अब ये देखते हैं कैसे बन रहे हैं और कैसे चेंज हो रहे हैं।
अभी अपन ने देखा था कि अपन खाना खा रहे हैं तो अपन को कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, और जो वो कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा, दैट इज ग्लूकोज। और फिर वो जो ग्लूकोज से एटीपी बनेगी, मतलब हाँ, ग्लूकोज से एटीपी बनेगी और फिर वो एटीपी अपने अदर फंक्शन में हेल्पफुल होगी। तो यही प्रोसेस चलती है कि मॉलिक्यूल्स बनते हैं और वो चेंज होते रहते हैं। These conversion are chemically reaction or the metabolic reaction। तो ये जो कन्वर्जन, ये जो रिएक्शन चलते रहती है अपनी बॉडी में, एग्जाम्पल फिर से दे रही हूँ, ये अपना कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुई, एटीपी में कन्वर्ट हुई। एटीपी क्या कर रहा है, फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ह्यूमन बॉडी में। तो क्या हो रहा है, जो ये केमिकल रिएक्शन चल रही है, ये पूरी जो केमिकल रिएक्शन बॉडी में चल रही है, इसको अपन लोग दिस कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये जो कन्वर्जन हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है, और केमिकल रिएक्शन को ही मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं। समझ क्लियर हुआ? 3.4 पॉइंट है, दीज आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी, ये एक रिएक्शन है, बट ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बॉडी में बस एक ही रिएक्शन चल रही है, बहुत सारी। जैसे कि एक और एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वो एक रिएक्शन चल रही है। फिर सेल पे अपने बॉडी के सिंपल यूनिट सेल में खाने का ब्रेक डाउन हो रहा है, वो एक रिएक्शन चल रही है। तो इसी टाइप से बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन को अपन लोग केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, वो अपनी बॉडी में साइमल्टेनियसली चलती रहती है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि पहले एक रिएक्शन कंप्लीट होगी, फिर दूसरी स्टार्ट होगी, फिर तीसरी स्टार्ट होगी। ये पूरी रिएक्शन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, मतलब पूरी रिएक्शन एक साथ बॉडी के अलग अलग पार्ट में चलते रहती है। साइमल्टेनियसली मतलब होता है टुगेदर या फिर एक साथ। और प्लांट एंड, हाँ ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब लास्ट क्या है, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब क्या है कि अगर अपन लोग एक छोटा सा माइक्रोब देख ले जो यूनिसेल्युलर होता है, जो बस एक सेल से बना हुआ होता है, या फिर अपन उससे थोड़ा कोई बड़ा स्ट्रक्चर देख ले, फंगस देख ले, या फिर अपन लोग कोई प्लांट की बात कर ले, या फिर अपन कोई एनिमल की बात कर ले, अपन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर ले, पूरे ऑर्गेनिजम्स किस चीज, पूरे ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है। तो अपन क्या पढ़ रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म होगी या फिर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अभी तक के अपन ने जितने पॉइंट समझे उससे अपन को समझ आ रहा है कि अरे ठीक है, ये तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ही होगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का कोई एक्सेप्शन नहीं होगा और कहीं पे भी अलग मेटाबॉलिज्म नहीं चलता होगा। जिसे ग्रोथ में अपन ने देखा था कि एक माउंटेन भी ग्रो कर रहा है, रिप्रोडक्शन में अपन देखा था कि जो इनफर्टाइल कपल है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे बट वो फिर भी लिविंग है। तो अपन इसी वे में अपन मेटाबॉलिज्म देखते क्या होता है। आगे अपन समझते हैं कि जो टोटल केमिकल रिएक्शन अपनी बॉडी में होती है उसे अपन लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये अपन समझ चुके हैं ऑलरेडी। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, नो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म, मतलब कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। जैसे कि मैं किसकी बात करूं, मैं इस बोर्ड की बात करूं, ये बोर्ड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। ऐसा तो नहीं कि इस बोर्ड में अलग से ही अपनी कोई केमिकल रिएक्शंस चल रही है, ऐसा नहीं है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे मेटाबॉलिज्म टॉपिक का। क्या बोल रही है एनसीईआरटी, मेटाबॉलिक रिएक्शन can be demonstrated outside the body of free cell surface। इसका मतलब क्या होता है, अपन ने तो देखा कि मेटाबॉलिक रिएक्शन बस ह्यूमन बॉडी के अंदर चल रही है और कहीं नहीं चल रही है, बट यहाँ पे क्या लिखा है कि मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है वो अपन लोग आउटसाइड द बॉडी भी परफॉर्म कर सकते हैं सेल फ्री सरफेस में। मतलब वैसे एरिया में जहां पे सेल ना हो वहां पे भी अपन लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म कर
कर सकते हैं बॉडी के बाहर। अब इसका मतलब क्या है, तो आइए अपन समझते हैं। ये पॉइंट भी कवर कर लेते हैं, फिर दोनों पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, आइसोलेटेड मतलब होता है अकेला या फिर सिंगल। तो एक अकेली मेटाबॉलिक रिएक्शन, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी कि कैसे कार्बोहाइड्रेट से एटीपी बन रहा है और एटीपी कैसे यूज हो रही है, तो वैसे ही एक अकेली रिएक्शन अपन ने पढ़ा है कि ह्यूमन बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन हो रही है, बट अपन फोकस कर रहे हैं एक आइसोलेटेड मतलब एक सिंगल मेटाबॉलिक रिएक्शन को, जो अपन लोग आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म कर सकते हैं। एक रिएक्शन को आउटसाइड बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के बाहर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है भाई, कहाँ परफॉर्म कर सकते हैं, तो अपन लोग टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म कर सकते हैं। और वो रिएक्शन ना ही लिविंग कहलाएगी और ना ही नॉन लिविंग कहलाएगी। ठीक है, बहुत सारा शायद कंफ्यूजन हो गया होगा, किसी को बहुत कुछ चीजें समझ आ गई होगी। दोनों ही केस पे मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि ये दोनों वर्ड का क्या मीनिंग है। फर्स्ट चीज मैं आपको बता रही हूँ कि एनसीईआरटी बोल रही है कि कोई भी एक अपन आइसोलेटेड रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करेंगे आउटसाइड बॉडी। ठीक है, तो अपन एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है, इसके अंदर अपन लोग एक रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। अब जो ये रिएक्शन है ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मतलब इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब में अपन लोग इन सेल्स को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जो बॉडी के अंदर होता है, वही एनवायरनमेंट अपन लोग इस मीडियम, इस टेस्ट ट्यूब में प्रोवाइड करेंगे ताकि सेल में रिएक्शंस हो, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा, ह्यूमन बॉडी में भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, ह्यूमन बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, बट क्या ये सेल रेस्पिरेशन कर पाएंगे? क्या ये सेल में कुछ, जैसे मैं ह्यूमन बॉडी हूं, मेरे अंदर कोई रिएक्शन चल रही है तो मैं उस रिएक्शन का रिस्पॉन्स कर पाऊंगी, लाइक मैं अपने हैंड का मूवमेंट कर पा रही हूँ, मैं कुछ सोच पा रही हूँ, मैं कुछ डिसीजन ले पा रही हूँ, बट ये सेल, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर के सेल ये सब परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ऑफ कोर्स, ये बस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बस एक मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है। मान लो इस टेस्ट ट्यूब में यही रिएक्शन चल रही है कि कैसे कार्बोहाइड्रेट से एटीपी बनती है, ये रिएक्शन चल रही है बस, इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ना यहाँ पे ब्रीदिंग होगी, ना यहाँ पे डाइजेशन होगा, जो भी एक एसेंशियल एक्टिविटीज ह्यूमन बॉडी में होती है वो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। इसलिए इसको क्या कहे हैं, नॉन लिविंग, क्योंकि बस ये सेल है, उसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे, बस एक मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है और इसको अपन लोग लिविंग भी नहीं बोल रहे, नाइदर लिविंग, इस रिएक्शन को अपन लोग लिविंग भी नहीं बोल रहे हैं। लिविंग क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि इस रिएक्शन में ऐसी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो एक लिविंग बॉडी में होती, बस ये एक रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शन टेस्ट ट्यूब के अंदर होती है वो तो ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग क्यों नहीं है? क्योंकि भाई सेल है, वो हो रहा है डिवाइड, सेल से एक सेल से दूसरे, जैसे कि एग्जांपल सेल हटाओ, कार्बोहाइड्रेट से बन रहा है एटीपी, तो इसको अपन कैसे कह सकते हैं नॉन लिविंग रिएक्शन? क्योंकि अगर अपन लोग कहीं और कोई एक ब्लैक बोर्ड ही एग्जांपल ले लो, यहाँ पे तो नहीं कार्बोहाइड्रेट से एटीपी बनने लगेगा, तो इसको ना ही अपन लोग लिविंग रिएक्शन कह सकते हैं 100%, ना ही अपन नॉन लिविंग कह रहे। आपको समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है उसको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों क्यों नहीं कह रहे हैं। मैं आपको एक और बार क्लियर कर रही हूँ। ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे रिएक्शन चल रही है, ये कार्बोहाइड्रेट से एटीपी बन रहा है, ये रिएक्शन चल रही है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। इसको लिविंग रिएक्शन क्यों नहीं कह रहे? क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि बस ये एक रिएक्शन है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ना ही कुछ भी, ना ही डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, ना ही प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। इसलिए ये लिविंग रिएक्शन नहीं है, पर ये नॉन लिविंग भी नहीं है। नॉन लिविंग क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक रिएक्शन है। समझ आया? ये नॉन लिविंग इसलिए नहीं है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट
से एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये नॉन लिविंग नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक सेल में फंक्शन हो रहा है। और अपन ने या फिर अपन को एक आगे सेल चैप्टर आने वाला है, उस चैप्टर में अपन यही पढ़ेंगे कि सेल सबसे छोटी लिविंग यूनिट होती है, उससे छोटा लिविंग कुछ भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये जो रिएक्शन है वो एक सेल में परफॉर्म हो रही है, भले ही अदर फंक्शन नहीं है इसमें, बट एक सेल है और सेल दूसरी जगह कन्वर्ट हो रहा है। अगर यही रिएक्शन में कई कई कपल्स ऐसे होते हैं जो इनफर्टाइल रहते हैं, जिनको कैसे बताऊं, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती, तो क्या होता है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्लान होता है जिसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर एग और स्पर्म का फ्यूजन करवाया जाता है, क्योंकि फ्यूजन में फीमेल या फिर मेल बॉडी में प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये प्रोसेस अपन लेबोरेटरी में करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखना, ये स्पर्म है और ये ओवम है, इन दोनों का फ्यूजन टेस्ट ट्यूब में लेबोरेटरी में करवाया जाता है, और फिर जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, अगर आपको नहीं पता होगा तो अभी आप समझिए, जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो फिर ये जो जाइगोट होता है ये अपन लोग फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं, और ये जाइगोट 9 मंथ के लिए डेवलप होता है फीमेल बॉडी के अंदर। तो अगर ये रिएक्शन नॉन लिविंग होती तो जाइगोट कैसे डेवलप होता फीमेल बॉडी के अंदर? अब क्लियर हुआ? इसलिए इस रिएक्शन को ना ही अपन प्रॉपर लिविंग कहते हैं, ना ही अपन नॉन लिविंग कहते, बट मोस्टली ये एक लिविंग रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग सेल बन रहा है, इसलिए अपन इसको लिविंग रिएक्शन कहते हैं। और इसी कारण मेटाबॉलिज्म को अपन लोग डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, विदाउट एनी एक्सेप्शन। आपको समझ आया मेटाबॉलिज्म को क्यों डिफाइनिंग फीचर्स कह रहे हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन? आई एम 100% श्योर कि आपको समझ आया ही होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो अ नॉन लिविंग थिंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट यही है जो मैंने आपको बताई, जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब जो एक अकेली मेटाबॉलिक रिएक्शन अपन लोग विट्रो मतलब होता है टेस्ट ट्यूब, विट्रो मतलब होता है आउटसाइड बॉडी, और आउटसाइड बॉडी क्या होता है? टेस्ट ट्यूब में अपन लोग एक रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। कहां पे? टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो अपन लोग विट्रो कल्चर में परफॉर्म कर रहे हैं वो है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग क्यों है? क्योंकि वो बस एक रिएक्शन है, उसमें और कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है जो लिविंग के पास होती है, बट वो रिएक्शन श्योरली एक लिविंग रिएक्शन है। क्यों लिविंग रिएक्शन है वो? श्योरली एक लिविंग रिएक्शन है। क्यों लिविंग रिएक्शन है वो? क्योंकि वो जो जाइगोट बना है, जब अपन उसको फीमेल की बॉडी में इम्प्लांट करेंगे तो वो डेवलप होना स्टार्ट कर देगा, मतलब कुछ लिविंग है उसके अंदर, इसलिए वो डेवलप हो रहा है, इसलिए इसको अपन लोग लिविंग रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और ऑफ कोर्स समझ ही आया होगा। तो अपन ने देख लिया मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। आगे नेक्स्ट फोर्थ है अपना कॉन्शियसनेस। अब अपन जानते हैं एनसीईआरटी अपन को क्या समझाना चाह रही है। The most obvious feature of all living organisms is this ability to sense their environment or surrounding। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक फीचर होता है कि वो अपने सराउंडिंग और अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर पाए। मतलब कि आप सेंस कर पाएंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, आप सेंस कर पाएंगे कि ये बारिश हो रही है, आप सेंस कर पाएंगे कि मुझे यहाँ पे हर्ट हो रहा है। कुछ भी हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास के फीचर्स होते हैं, ये वो सेंस कर पाते हैं कि सराउंडिंग या फिर एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। सेकेंड है रिस्पॉन्स टू देयर केमिकल स्टिमुलाई which could be physical, chemical and biological। इसका मतलब क्या है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स करते हैं। ऑफ कोर्स सी बात है, कल ही मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ गया तो अपनी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। क्या रिस्पॉन्स करेगी? स्वेटिंग करेगी, ताकि अपनी बॉडी कूल डाउन हो जाए। इसी प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करते इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई का, और ये जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है ये या तो फिजिकल हो सकती है
ये या तो केमिकल हो सकती है और ये या तो बायोलॉजिकल हो सकती है। मैं एक एक एग्जांपल दे दो तीनों का ताकि मुझे और क्लियर हो जाए ये एनसीईआरटी की लाइन। फिजिकल स्टिमुलाई क्या हो सकती है, अपने दांत में दर्द हो रहा है, ठीक है, ये एक होगी अपनी फिजिकल स्टिमुलाई। केमिकल स्टिमुलाई क्या हो सकती है कि क्रश को देख लिया, क्रश को देख लिया तो अलग ही हार्मोन सिक्रीशन होने लगते हैं बॉडी में, एक्साइटमेंट वाले हार्मोन, हैप्पीनेस वाले हार्मोन, तो ये क्या होगी, केमिकल स्टिमुलाई होगी। ओके, बायोलॉजिकल स्टिमुलाई क्या हो सकती है कि कल टेस्ट है, स्ट्रेस हो रहा है बहुत माइंड में, ये क्या होगी, बायोलॉजिकल स्टिमुलाई होगी। तो ये 3 टाइप की स्टिमुलाई होती है। आगे बढ़ते हैं अपन थर्ड पॉइंट, वी सेंस अवर एनवायरनमेंट विथ थ्रू अवर सेंस ऑर्गन। ये बहुत बेसिक है कि अपन अपने पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनसे अपन लोग ये पूरे स्टिमुलाई को सेंस कर पाते हैं, ठीक है। उसी टाइप से प्लांट भी रिस्पॉन्स करते हैं लाइट को, वाटर को, टेम्परेचर को, ऑर्गेनिजम्स को, पॉपुलेशंस को। मतलब बेसिकली यही बोलना चाह रहा है एनसीईआरटी में कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, या तो एनिमल हो, उनके पास सेंस ऑर्गन है तो वो सेंस ऑर्गन से रिस्पॉन्स कर सकते हैं, बट प्लांट के पास सेंस ऑर्गन नहीं है फिर भी वो रिस्पॉन्स करेंगे लाइट को, टेम्परेचर को, वाटर को, सब चीज को। और यही जो फीचर्स है, यही फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो लास्ट पॉइंट यही है और यही बात बार बार रिपीट हो रही है, क्या प्रोकैरियोट मतलब होता है प्रोकैरियोट। आपको कैरियोट वर्ड जहां पे भी दिखेगा उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स की बॉडी माइक्रोस्कोपिक रहती है और ये मोस्टली यूनिसेल्युलर रहते हैं। तो ये प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म से यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यू मतलब होता है ट्रू और कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस। तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, वैसे ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे होते हैं, उनकी बॉडी माइक्रोस्कोपिक होती है, से लेकर वैसे ऑर्गेनिजम्स जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो, जैसे कि अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, डॉग की बॉडी, कैट की बॉडी, ये सब क्या होती है, प्रोकैरियोटिक बॉडी होती है, यूकैरियोटिक बॉडी होती है। तो एक छोटी से लेके बहुत बड़ी बॉडी की भी अपन बात करेंगे तो उन सब में क्या होता है, ये फीचर्स प्रेजेंट होता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस और अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स कर पाए। ओके, अब क्या है, फोटो पीरियड इफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, पर ये फोटो पीरियड क्या है, फोटो मतलब होता है लाइट, और लाइट कब निकलती है, डे में निकलती है, तो उसको याद रखो डे, और पीरियड मतलब होता है टाइम या फिर ड्यूरेशन, तो इसको ड्यूरेशन से याद रखते हैं अपन, ठीक है। तो जो फोटो पीरियड है वो इफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को। कल ही मैंने आपको समझाया था रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। वही चीज बार बार रिपीट नहीं करती, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। फोटो पीरियड इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। अब ये सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ और जैसे डॉग रहते हैं, वो थ्रू आउट द ईयर अपने पपीज को बर्थ नहीं देते हैं, वो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिस टाइम में, उस टाइम को कहते हैं जिस सीजन में उनके बच्चे, उनके पपीज का फॉर्मेशन होता है। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को अपन कहते हैं सीजनल ब्रीडर्स, जो कोई एक पर्टिकुलर सीजन में ही अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। तो क्या होता है, जो फोटो पीरियड है वो रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर्स के, चाहे वो प्लांट हो या फिर वो एनिमल हो। फोटो पीरियड मतलब क्या होता है कि दिन की लेंथ, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिनको ज्यादा धूप चाहिए और कम रात चाहिए अपने दूसरा फ्लावर का फॉर्मेशन करने या फिर सीड का फॉर्मेशन करने, या फिर कुछ प्लांट्स या फिर कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे कि जिनको डे का ड्यूरेशन कम चाहिए लाइक विंटर, और रात बड़ी चाहिए अपने ऑफस्प्रिंग का रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये बात समझ आई कि फोटो पीरियड कैसे इफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी। केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी क्या है ये,
तो अपन ने पढ़ा है या फिर आपने नहीं पढ़ा हो, मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। एंटीजन एक चीज होता है और दूसरी चीज होती है एंटीबॉडी। तो क्या होता है, जो एंटीजन होता है वो केमिकल से मिलके बना हुआ रहता है। एंटीजन मतलब आप ये मान के चलो कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया या फिर कोई प्रोटीन या फिर कोई वायरस, कुछ भी जो अपनी बॉडी को हार्म करेगा, तो अपनी बॉडी क्या करती है, उस एंटीजन को किल करने के लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। इतना बेसिक है। अब ये लाइन समझते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी, मतलब ये जो केमिकल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस लाइन में, ये जो एंटीजन अपनी बॉडी में एंटर कर रहा है उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी। अब चाहे वो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हो या फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हो, दोनों ही केस में केमिकल को रिस्पॉन्स करेगी अपनी बॉडी और फाइट करेगी इस एंटीजन के साथ। थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। ऑफ कोर्स अपन को पता है कि पूरे ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग से अवेयर रहते हैं। जैसे अगर आप कैसे एग्जांपल दूं, ठीक है, जैसे कि आपने कुछ देखा होगा, लिजार्ड्स डेजर्ट में रहती है, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो अंडरग्राउंड हो जाती है, मतलब वो भी अपने एनवायरनमेंट से अवेयर है कि भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। तो यही मीनिंग है कि ये मैंने बस लिजार्ड का एग्जांपल दिया आपको, वैसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, हर एक ऑर्गेनिज्म छोटे से छोटा से बड़े से बड़ा तक अवेयर रहता है अपने सराउंडिंग से कि कब उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और कब उसे एनवायरनमेंट का यूज करना है अपने लिए। फोर्थ पॉइंट है, ह्यूमन बीइंग्स इज द ओनली ऑर्गेनिजम्स हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि ह्यूमन बीइंग अकेला एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियस है। अब ये सेल्फ कॉन्शियस मतलब क्या होता है, वैसे तो वर्ड बहुत सिंपल है सेल्फ कॉन्शियस, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। सेल्फ कॉन्शियस मतलब होता है कि उसे पता है अब मुझे फियर लग रहा है, डॉग को नहीं पता कि अब उसे फियर लग रहा है, या फिर ह्यूमन को पता है कि अब मैं हैप्पी हूँ, ह्यूमन बीइंग को पता है कि अब मैं सैड हूं, पर डॉग को नहीं पता कि अब वो हैप्पी है या फिर अब वो सैड है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ह्यूमन बीइंग अकेला ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, इसलिए फिफ्थ पॉइंट क्या है, कॉन्शियसनेस therefore become the defining property of living organisms। इसलिए कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बना है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या था कि वो अपने इन्वायरमेंट से अवेयर हो, वो अपने सराउंडिंग से अवेयर है। ह्यूमन बीइंग सेल्फ कॉन्शियसनेस है, उन्हें पता है कि मेरे साथ कौन कौन सी फीलिंग आ रही है, वो क्रश को देख के जो वो ब्लास्ट होता है अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये सब डॉग कैट्स में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। और ये सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी हर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं है, बट कॉन्शियसनेस मतलब वो अपने इन्वायरमेंट से अवेयर हो, इन्वायरमेंट का रिस्पॉन्स कर पाए, इस प्रॉपर्टी को कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी कहते हैं। और कॉन्शियसनेस हर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, इसलिए कॉन्शियसनेस को अपन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। When it comes to human being, it is all the more difficult to define the living state. But अब थोड़ा सा एक एनसीईआरटी ने एक फिर से ट्विस्ट दे दिया कि भाई तुम बोल रहे हो कि ह्यूमन बॉडी में सेल्फ कॉन्शियसनेस है, मतलब उसके अंदर पूरी फीलिंग्स है, पर जो पेशेंट कोमा में उसका क्या, वो तो लिविंग है, वो लिविंग है, बट वो मशीन से लिविंग है। अगर मशीन हटा दी जाएगी तो वो डेड हो जाएगा, और मशीन से भी वो लिविंग है, तो वो किसी चीज में रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। फिर वो पेशेंट, कोमा का पेशेंट कैसे कॉन्शियस हुआ, ठीक है, या फिर कैसे सेल्फ कॉन्शियस हुआ। तो क्वेश्चन उन्होंने दे दिया कि आप बताइए कि जो कोमा के पेशेंट, जो कोमा में पेशेंट रहते हैं, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रहते हैं, तो फिर क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुई, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हुई, या फिर वो कॉन्शियस भी नहीं रहते, वो अपने एक्सटर्नल कुछ भी इन्वायरमेंट का रिफ्लेक्स या फिर एक्शन नहीं ले पाते, तो ना ही वो सेल्फ कॉन्शियस है ना ही वो कॉन्शियस है।
तो फिर कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कैसे हुई, यही क्वेश्चन एनसीईआरटी ने अपन से पूछ लिया है। तो मैं आपको एक होमवर्क टाइप से देना चाहूंगी कि आप जाके सर्च करिए पूरा गूगल में, थोड़ा आप भी ढूंढिए और आप मुझे कमेंट में बताना कि क्यों फिर भी कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अपन एक एग्जांपल, एक एक्सेप्शन देख रहे हैं कोमा पेशेंट का, फिर भी अगर आपको नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, इस टॉपिक को मैं अपने रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस में और क्लियर करूंगी, बट एक क्यूरियोसिटी के लिए मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ कि आप ये सब फाइंड करके आना। सेकेंड, आगे अपन जानते हैं लिविंग फिनोमिना क्या होता है, ये बहुत बेसिक है। ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइनिंग इंटरेक्शन। जितना भी लिविंग फिनोमिना हो रहा है, लिविंग फिनोमिना क्या है, वही फिर से टूटी फूटी बातें, मैं हाथ का मूवमेंट कर पा रही हूँ, मैं सांस ले पा रही हूँ, मेरा खाना डाइजेस्ट हो पा रहा है, मेरी बॉडी एक्सक्रीट कर पा रही है वेस्ट मटेरियल को, यही लिविंग फिनोमिना होता है। तो ये लिविंग फिनोमिना क्यों होता है, कुछ इंटरेक्शंस के कारण होता है। आइए अपन समझते हैं वो इंटरेक्शन क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू और नॉट प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ, देखो ये सिंपली ये बोलना चाह रहा है, मैं आपको एक बेसिक चीज क्लियर कर देती हूँ। सेल रहते बॉडी में, सेल से मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन होता है ना, ठीक है। टिश्यू से मिलके ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये पूरी बात अपन समझते हैं। अपन ने देखा था कि जब सेल का डिवीजन, जब जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था, वो एक सिंगल सेल था, वो मल्टीप्लाई किया, वो बहुत सारे सेल में कन्वर्ट हुआ। सेल डिवीजन अगेन कल की क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी कि एक सेल दो सेल में कन्वर्ट होते हैं, फिर ये एक सेल दो में कन्वर्ट होगा और इसी टाइप से सेल डिवीजन चलते रहता है और बहुत सारे सेल बन जाते हैं। तो वो जो बहुत सारे सेल का बंडल होता है उसको अपन लोग टिश्यू कहते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई कि सेल, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएंगे और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और देखो सेल है, ठीक है, बहुत टाइप के अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। मैं आपको दो टाइप के सेल बता देती हूँ। एक स्किन का सेल है एपिथेलियल सेल, सॉरी टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, और एक अपन लोग बात कर लेते हैं बोन की टिश्यू की। तो ये जो सेल होता है वो टिश्यू बना रहे हैं अलग अलग टाइप के, और ये जो टिश्यू है अलग अलग ऑर्गन में प्रेजेंट रहते हैं। कुछ टिश्यू अपने लंग्स में प्रेजेंट है, कुछ टिश्यू अपने स्टमक में प्रेजेंट है, कुछ टिश्यू अपने इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। तो ये टिश्यू अलग अलग ऑर्गन में प्रेजेंट है और ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। और जब पूरे ऑर्गन को मिला दो, मतलब रेस्पिरेशन में जितने भी ऑर्गन हेल्पफुल है, एक्सक्रीशन में जितने भी ऑर्गन हेल्पफुल है, ये समझ आ रहा है क्लास 11 के फर्स्ट टॉपिक में ये इतनी बड़ी बातें, तो कैसे, ठीक है। मैं आप बस इन सिंपली ये समझ लो कि बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। एक सिस्टम होता है जिसमें अपन लोग ब्रीदिंग करते हैं, एक सिस्टम है जिससे अपन लोग खाना डाइजेस्ट करते हैं, एक सिस्टम है जिससे अपन लोग एक्शंस लेते हैं, एक सिस्टम है जिससे अपने हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अपने बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो ये पूरे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये तो अपन ने बेसिक समझ लिया, बट अब अपन से एनसीईआरटी क्या बोल रही है अपन ये समझते हैं। अपन ने देखा सेल से मिलके टिश्यू बनते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे सेल है और वो सेल मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। बट जो टिश्यू में प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी सेल में नहीं होती है, समझ आया। जो अब ये बहुत सारे टिश्यू है, ये बहुत सारे टिश्यू से मिलके क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, पर ये जो ऑर्गन में प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी टिश्यू में नहीं होगी। यही बात एनसीईआरटी अपन से बोल रही है। मान लो अपन एक स्टमक की बात कर रहे हैं, स्टमक में बहुत सारे एसिड रिलीज हो रहे हैं, एंजाइम आ रही, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, बट अपन स्टमक के कुछ टिश्यू को बाहर निकाल ले, कुछ टिश्यू को, तो क्या उन टिश्यू में, मान लो ये अपना स्टमक है और इस स्टमक से इतने पार्ट के टिश्यू को अपन लोग बाहर निकाल ले, तो क्या ये पूरा फंक्शन जो एक स्टमक ऑर्गन परफॉर्म कर रहा था वो इस टिश्यू में होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा। यही बोलना चाह रहा है कि जो एक टिश्यू मिलके काम करते हैं वो पूरा काम एक सेल नहीं कर पाएगा, भले ही वो टिश्यू सेल से बना हो और
और ऑर्गन टिश्यू से बना हो। इतनी बात क्लियर है। अब एनसीईआरटी की बात जानते, तो यही बोल रहा है जो प्रॉपर्टी टिश्यू में प्रेजेंट है वो उसके सेल में प्रेजेंट नहीं होगी, भले ही वो सेल का फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो क्या फिर बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। हाँ, मतलब इस पॉइंट का मतलब यही है कि भले ही वो सेल के इंटरेक्शन से टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा हो, ये रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन क्या है, टिश्यू है। ठीक है, तो क्या हुआ, भले ही सेल के इंटरेक्शन से टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा होगा बट वो प्रॉपर्टी टिश्यू की सेल में प्रेजेंट नहीं होगी। सिमिलरली अगर अपन लोग सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स की बात करें, नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूट। ठीक है, अगर अपन लोग ऑर्गेनेल्स की बात करें, अभी ऑर्गेनेल्स क्या होता है भाई, वो उसमें प्रेजेंट नहीं होगी वो प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनेल्स मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को भी रोको। फोर्थ पॉइंट क्या है, बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेल। इन पूरी बातों का छोटा सा मतलब ये है कि ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, जो अपना सेल होता है, ये अपन सेल चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और यूट्यूब में एक वीडियो भी अपलोड हो चुकी है सेल चैप्टर की, जिसमें मैंने आपको ऑर्गेनेल्स के बारे में हल्का सा बताया है। और अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया हो तो अभी जाके उस पार्ट को देख लो। एक सेल होता है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। ये बेसिक इतना शॉर्ट में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है जिसमें पूरी डिटेल है। तो ये जो ऑर्गेनेल्स है ये एक मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, बट ये जो ऑर्गेनेल्स के पास जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी इस मॉलिक्यूल के पास नहीं होगी। मतलब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर पा रहा है, बट अगर अपन लोग उसी मॉलिक्यूल को ला दे जिससे ये ऑर्गेनेल्स बना है, वो ये प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। यही बात एनसीईआरटी लिख रही है। तो यस, हाँ, अब आगे समझते दिस। ठीक है, क्या हो रहा है अभी, दिस इंटरेक्शन रिजल्ट इन द इमर्जिंग प्रॉपर्टी एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो इंटरेक्शंस है वो क्या है, इमर्जिंग प्रॉपर्टीज है हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की। मतलब ये जो इंटरेक्शन हो रहा है सेल में, मतलब जैसे कि हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिनके पास काफी सारे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट हो, तो टिश्यू इंटरेक्ट करके ऑर्गन बना रहा है, ऑर्गन इंटरेक्ट करके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। तो ये जो इंटरेक्शन की प्रॉपर्टी है ये हायर ऑर्गेनिजम्स के पास प्रेजेंट है। दिस फिनोमिना इज ट्रू इन द हायरार्ची ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या होता है भाई, हायरार्ची ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब अपन ने देखा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स वर्ल्ड में प्रेजेंट है वो अलग अलग कैटेगरी पे डिवाइडेड है। ठीक है, कुछ आएंगे यूनिसेल्युलर, फिर कुछ आएंगे कि जिनके पास बस देखो कुछ है यूनिसेल्युलर, कुछ आएंगे जिनमें बस रेस्पिरेशन प्रेजेंट है, कुछ आएंगे जिसके पास डाइजेशन रेस्पिरेशन दोनों प्रेजेंट है, कुछ आएंगे जिसके पास फुल ऑल ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जब अपन लोग क्लास 11th का 4th चैप्टर एनिमल किंगडम पढ़ेंगे वहां पे अपन एक डिटेल में समझेंगे ये पूरा। बस अभी ये टॉपिक समझने के लिए आइडिया ले लो कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो यूनिसेल्युलर होंगे, एक ही सेल में पूरे फंक्शन होंगे, कोई ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग से बना होगा, कोई ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसका रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके पूरे सिस्टम अलग होंगे। तो ये पूरे ही लेवल के ऑर्गेनिजम्स, ये एक लेवल होगा, ये दूसरा लेवल हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये पूरे लेवल के ऑर्गेनिजम्स में इंटरेक्शन होगा, ये फिनोमिना काम करेगा। भले ही उसमें कुछ फंक्शन, कुछ ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऑर्गन प्रेजेंट हो, कुछ ऑर्गन प्रेजेंट ना हो, बट ये जो फिनोमिना है, ये जो इंटरेक्शन वाली अपन ने बात करे, ये हर लेवल पे होगी। यहाँ पे भी हर लेवल पे, सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स लेवल, हर लेवल में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इंटरेक्शन प्रेजेंट होगा। आइए आगे जानते हैं। Therefore we can say that living organisms are self replicating। इसलिए ही अपन ये कह पाते हैं
कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ये मैंने कल ही बताया। इसका मतलब इवॉल्विंग है, मतलब वो इवॉल्व हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। एक ऑर्गेनिजम्स ऐसा था जिसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं था, बट एक ऑर्गेनिजम्स ऐसा बन गया जिसमें कम से कम रेस्पिरेशन के लिए तो अलग सिस्टम प्रेजेंट है। तो ये इवॉल्व हो रहे, सेल्फ रेगुलेटिंग, अगेन समझा चुकी हूँ मैं ये वर्ड। ये सब सिस्टम अवेलेबल है जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं। बस ये लिविंग फिनोमिना उतना भी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैंने फिर भी आपको काफी डिटेल में बताया कि क्या इंटरेक्शन हो रहा है, क्यों एक टिश्यू सेल का क्यों एक सेल जो टिश्यू फॉर्म कर रहा है बट वो सेल अकेला वो टिश्यू का फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगा। ये बेसिक था। ये इंटरेक्शन हर लेवल्स पे प्रेजेंट होते हैं। अगर आप सिंपल बॉडी से कॉम्प्लेक्स बॉडी की बात करो, पूरी बॉडी में ये इंटरेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। यही था अपना लिविंग फिनोमिना और यही अपनी आज की क्लास कंप्लीट हो रही है। ये चैप्टर भाई बहुत बोरिंग चैप्टर है, मुझे खुद को बोरिंग लगता था, बट जिस वे में मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ आई डोंट थिंक सो कि आपको बोर लगेगा, क्योंकि ये चैप्टर समझ इसलिए नहीं आता था क्योंकि ये मतलब ही नहीं, मतलब दिखता इजी है कि हाँ भाई ये लिखा है, बट जब अपन इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहे ना लिविंग वर्ल्ड के साथ, तो ये अपन से अप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो आज की क्लास में मैंने आपको हर एक पॉइंट का एक एग्जाम्पल देके एक चीज से रिलेट करके समझाया है। इससे ये चैप्टर बहुत इजी बन चुका है और इसी टाइप से अगर आप पूरे 11th को कंप्लीट करना चाहते हैं हमारे साथ, जहाँ पे आपको हर एक चीज को लिविंग वर्ल्ड से रिलेट करके समझाई जाए, तो और बायोलॉजी अपने आप पे इंटरेस्टिंग प्लस फाउंडेशन दोनों ही बिल्ड होते जाए बायोलॉजी का, तो आप हमारी ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं जो स्टार्ट होने वाली है। तो उसके लिए आप ऑफलाइन वेदा कॉम्प्लेक्स विजिट कर सकते हैं जो भंवरकुआ इंदौर लोकेशन में प्रेजेंट है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। कल की वीडियो में अपन इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ टॉपिक्स बच गए वो देख लेंगे। तो फिर कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।